गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन आपके लिए क्लास 12 का अकाउंट्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके आई हूँ। और इसके पहले जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉर्मेट्स होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉर्मेट को, ताकि आप इजीली सम कर सके कि कौन सी चीज़ों को हमको ऐड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए विथ रीज़न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो लिया जाता है वो बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है और टैक्स है उसके पहले जो हमारे पास में एक्चुअल प्रॉफिट रहता है उस प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे इसमें एडजस्टमेंट को प्लस और माइनस करना। तो जैसा कि आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड होगी बेसिकली वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही रिलेटेड होगी। ऑपरेटिंग यानी बिजनेस जिस पर्पस से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि शुगर बनाने की कंपनी है तो शुगर बनाना उसका मेन पर्पस है, न कि एसेट परचेज करना। तो सेम यहाँ पर हम जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है यानी शुगर बनाने से रॉ मटेरियल परचेज करने से सेल करने तक सारी एक्टिविटीज को यहाँ पर लेते हैं। तो अब उसमें कैश फ्लो और आउटफ्लो होने वाली एक्टिविटी को लेंगे। सारी एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है जिनमें फर्स्ट एडजस्टमेंट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जो एडजस्टमेंट होते हैं नॉन कैश आइटम्स के भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट में सभी चीज़ों को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स, दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। ये दो चीज़ों का एडजस्टमेंट इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किया जाता है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉन कैश आइटम में नेट प्रॉफिट में कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं और कुछ को माइनस करते हैं। तो जो ऐड करते हैं उनकी बात करें तो ऐड करने में सबसे पहले जैसे नाम आपको दिख रहा है फर्स्ट आइटम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड किया जाता है? सबसे पहली बात कि डेप्रिसिएशन हम फर्नीचर पे लगाते हैं और फर्नीचर पे जो लगाया जाता है इसका कैश पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं। ये जनरली हम हमारी बुक में बुक कर लेते हैं कि ये असेट इतनी घिस गई है या इतनी रफ हो गई है, इतनी हास हो गया, इसका डेप्रिसिएट हो गई है, तो हम उसे यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो प्रॉफिट को हम इसमें जब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम P&L में इस डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो इस कारण से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी हमारा कैश कम हो रहा है। तो उस कैश को वापस से हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये कोई कैश आइटम नहीं है, ना इससे इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। तो ये हमने वापस से एड बैक करना है। सेम बात करें तो फिक्टिशियस और इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर भी उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उनके ऊपर लगता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जो लगाया जाता है इंटेंजिबल जैसे गुडविल है, जब उसको हम राइट ऑफ करते हैं, पेटेंट से उनको राइट ऑफ करते हैं, प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ डिवेंचर एंड लॉस ऑन इशू ऑफ द डिवेंचर राइट ऑफ किया जाते हैं। तो ये जो नॉर्मली हमारे असेट्स के ऊपर हम अमोर्टाइजेशन लगाते हैं, ये अमोर्टाइजेशन को भी हम नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लेते हैं जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी जो फिलहाल हमारे पास नेट प्रॉफिट है हमने P&L से लिया है, तो बेसिकली ये भी माइनस कर लिए गए होंगे। तो अगर माइनस कर लिए हैं और हमें शो हो रहे हैं सब में तो हम इसे वापस से ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि ये कोई भी कैश फ्लो या इनफ्लो या आउटफ्लो इससे नहीं होता है। तो जनरली जब कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, पैसा बाहर नहीं जा रहा है, तो पैसा कम करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए वापस इसको एड बैक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे माइनस कर लिया था। नेक्स्ट चीज बात करेंगे हम, इसमें फॉरेन एक्सचेंज नाम का भी वर्ड दिया है। फॉरेन एक्सचेंज जनरली क्या होता है कि हमारे पास डॉलर आ गए, जैसे फॉरेन में बिजनेस करते हैं तो डॉलर आई है, डॉलर को हमने कन्वर्ट करा है इंडियन करेंसी में, तो ये कोई कैश
आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो जनरली अगर इसे शो कर दिया है तो उसे भी एड बैक कर लेंगे। अब नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट क्या होती है? जनरली इन्वेस्टमेंट होता है। मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो बना रही हूँ अभी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फिक्स असेट से रिलेटेड कोई चीज़ आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए। तो सेकंड थिंग, लेकिन यहाँ फिक्स असेट के लॉस की बात करेंगे कि फिक्स असेट को सेल किया था तो उसका जो लॉस है, लॉस हुआ तो जनरली हमने उसे P&L में सेट ऑफ कर दिया, यानी हमने P&L से नेट प्रॉफिट से हमारे उसे माइनस किया था जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था एट द टाइम ऑफ P&L जब प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये सबसे पहली बात तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसे हमें यहाँ से हटा ही देना चाहिए। तो हमने इसे नेट प्रॉफिट में से माइनस करा था, यानी हमारा नेट प्रॉफिट हमने क्या कर दिया था, उस टाइम पे कम कर दिया था। तो नेट प्रॉफिट हमारा जैसे 4000 से कम आ रहा है तो वापस से हमें इसे ऐड बैक कर देना है। क्लियर? तो इसे हम ऐड कर देंगे। फिर आगे बात करते हैं, अगर रिजर्व्स बनाए हैं तो रिजर्व्स भी आपको पता है जनरली किससे बनाए जाते हैं? रिजर्व्स भी नेट प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है उससे जनरल रिजर्व बनता है, सिंकिंग फंड बनता है, कैपिटल रिडम्पशन फंड बनता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये सारे जो रिजर्व्स बनते हैं ये P&L के थ्रू यानी नेट प्रॉफिट से ही बनाए जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट को कम कर करके हम रिजर्व बना लेते हैं, तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया है, जबकि रियल में कोई भी कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है। तो नेट प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, इसे हम वापस से एड बैक कर देंगे क्योंकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम वही वाली एक्टिविटी को लेते हैं जिसमें रियल में होता है। तो ये नॉन कैश आइटम इसीलिए बोल रहे हैं नॉन कैश, यानी जिसमें कैश न तो गया है न आया है। तो अभी जाने की बात करें, इसमें रिजर्व में कोई रियल में कैश हमारी बिजनेस से बाहर गया है क्या? नहीं, बिजनेस में ही है, हमने जस्ट उसको एक क्रिएट किया। तो जो नेट प्रॉफिट को हमने जनरल रिजर्व के लिए माइनस करा था उसे वापस से एड बैक कर देंगे। क्लियर? तो हमारा सेम रियल वाला नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास। प्रोविज़न की बात करते हैं तो प्रोविजंस भी हम नेट प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। प्रोविज़न जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है, डाउटफुल डेब्ट्स है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम नेट प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। ये अजम्पशन लेके चलते हैं फ्यूचर के पर्पज से कि हम हमारा इतना कलेक्ट करके अमाउंट रख रहे हैं ताकि हमको लॉस होगा तो दिक्कत नहीं होगा, इससे सेट ऑफ कर लेंगे। बट रियल में अभी कुछ हुआ है क्या? आउटफ्लो हुआ नहीं हुआ, हमने माइनस करके पहले से रख लिया। तो नेट प्रॉफिट इससे हमारा क्या हो रहा है? कम, कैश हमारा कम हो रहा है, लेकिन रियल में कैश नहीं हुआ है कम। तो ये नॉन कैश आइटम को वापस हम एड बैक करेंगे प्रॉफिट में। तो अभी तक तो मैं उन आइटमों की बात कर रही थी जो प्रॉफिट को कम करते हैं, और वो रियल में जो है ऐसा कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है और हम उसे कम करे जा रहे हैं, तो वापस से उन्हें एड बैक कर लिया है। अब दूसरा एडजस्टमेंट है जिसमें हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। किन किन चीज़ों को माइनस करना है? अभी ऐड करने की बात हुई थी, अब माइनस करने का सेकेंड इम्पैक्ट, नॉन कैश आइटम जिन्हें हमें माइनस कर देना चाहिए, जो रियल में इनफ्लो नहीं है। इनफ्लो नहीं है कौन कौन सा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन या गेन ऑन फिक्स असेट। पहले ही मैंने बताया था ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी फिक्स असेट, हमारा बिजनेस शुगर का था, फिक्स असेट हमने बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली। तो ये जो खरीदी है हमने, इसको खरीदने पे हमें प्रॉफिट हो गया, या कोई पुरानी लैंड बेच दी या बिल्डिंग बेच दी है तो हमें उस पर प्रॉफिट हो गया है सेल करने पे। तो जो प्रॉफिट हो गया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हमें उसे जनरली यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। और ये प्रॉफिट को हमने नेट प्रॉफिट में जब P&L प्रिपेयर कर रहे थे तो ऐड कर दिया था। अब इसे जो ऐड कर दिया था हमने प्रॉफिट को, तो इसको ऐड करने का मतलब हमने सोचा हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है, तो हमने उसे और जोड़ के हमारे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करा था एट द टाइम। लेकिन रियल में ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहाँ पर ऐड होना चाहिए क्या? नहीं। तो उसे हम जब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पर ऐड करना है। तो जनरली इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ऐड करा था तो उल्टा काम करेंगे, माइनस करेंगे, तो उससे हमारा कैश क्या हो जाएगा? रियल आ जाएगा। नेक्स्ट, रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन। अगर हमने एक्सेस प्रोविजंस जो रहते हैं वो वापस से ट्रांसफ़र कर दिए हैं नेट प्रॉफिट में, तो ऐसे
भी जो है रियल में तो कोई कैश इनफ्लो हुआ नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट उससे बढ़ गया है। तो ये जो रियल में नहीं हुआ है वो नॉन कैश आइटम है, तो इससे हमारा प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहा है उससे भी हम क्या करेंगे, वापस से माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट से, क्योंकि हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला निकालना है। आगे बात करते हैं अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कोई ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, टैक्स रिफंड हो रहा है, ये सारी जो एक्टिविटी होती है, टैक्स रिफंड होगा तो हम बोलेंगे ये इनफ्लो हो गया है और इसे हम ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट मिला है तो उसे भी हम ऐड कर लेंगे, डिविडेंड मिला है तो ऐड कर लेंगे। लेकिन जनरली हमें कौन सा कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग वाला। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंड और इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। ऑपरेटिंग में जनरली बिजनेस से रिलेटेड चीज ली जाती है। इंटरेस्ट हमें किस पे मिलेगा, हमने कोई डिपॉजिट किया होगा जिस पर हमें मिल रहा हो, यानी कहने का मतलब है हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हमें मिल रहा है, तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। डिविडेंड मिला है तो वो किस पे मिलता है, शेयर वगैरह परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो उसमें मिले, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैलकुलेट होगा। और हमने इसे अभी कहाँ पर ऐड कर रखा है कि हमें इंटरेस्ट मिला तो हमने ऐड कर दिया, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया था एट द टाइम जब नेट प्रॉफिट प्रिपेयर किया था। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें ये क्या है, ऐड है, और ये इसमें ऐड होना चाहिए क्या, नहीं। तो इसलिए इसे यहाँ से माइनस किया जाता है। क्यों माइनस किया जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसे यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ऐसे ही इन आइटम्स को हटाने की बात करिए। मैंने सेकेंड एडजस्टमेंट की बात करी थी जिसमें हम बात करते हैं करेंट असेट और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट पे। तो जनरली करंट असेट और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट में दो ही चीज होती है, या तो असेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यहाँ पर आप जनरली ध्यान रखिए, फिक्स असेट की बात नहीं कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म असेट की बात नहीं की जा रही है, करंट असेट की बात की जा रही है। करंट असेट जनरली 1 साल या विद इन अ ईयर 6 मंथ तक की रहती है। करंट लायबिलिटी भी सेम वही रहती है, जैसा कि रेशियो एनालिसिस में आपको बताया था कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटी और करंट असेट होती है। तो बेसिकली करंट असेट दो ही यहाँ पर मानी गई है, एक तो डेटर और दूसरा स्टॉक। तो पहला एग्जाम्पल लेती हूँ मैं जिसमें करंट असेट डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। जैसे लास्ट ईयर, पिछले साल, यानी पिछले साल कौन सा था, 2019 में मेरी 80,000 की करंट असेट थी, यानी कहने का मतलब थे मेरे डेटर। डेटर कहते हैं जिन्हें हम उधार पर सामान बेचते हैं। तो ऐसे डेटर जिन्हें उधार पे सामान बेचा था वो कितने के थे, 80,000 के। अब 2020 में जब मैं आई एंड में, तब मैंने देखा कि वो 60,000 हो गए। यानी बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के। तो इन बिटवीन जब हम देखेंगे तो 1 अप्रैल को हमारी जो 2019 को थी 80,000 के डेटर्स थे जिन्हें हम कहते हैं उधार में हमने बेचा था सामान, यानी हमें कुछ भी इनफ्लो नहीं हुआ था। ठीक है, सेम एट द एंड 31 मार्च 2020 को वो 60,000 है। तो 20,000 का जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, वो क्या है, तो 20,000 का डिफरेंस यानी 60,000 ही उधार करे गए, यानी 20,000 जनरली उनने पे कर दिया होगा अमाउंट। तो जिनने अमाउंट पे कर दिया है यानी इनफ्लो हुआ है, मनी अंदर आई है। ऐसे कस्टमर जिनने उधार में खरीदा था वो 20,000 के कस्टमर ने कैश पे कर दिया। कैश पे कर दिया यानी हमारे पास इनफ्लो हुआ है, जनरली यही मानेंगे हम। तो इसमें से माइनस करने पे जो 20,000 हुए उस इनफ्लो को हमें क्या कर देना चाहिए, वापिस से हमें उन्हें आइटम्स में ऐड कर देना चाहिए। यस, वेरी गुड। तो यानी हम इसे, भले ही इसे डिक्रीज हो रहा है करंट असेट, बट हमारे पास तो इनफ्लो हो रहा है ना, तो उसे हम ऐड करेंगे कि 20,000 अंदर आ रहे हैं। दूसरी बात करेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट असेट। पहले डिक्रीज की बात करी थी, अब इंक्रीज की बात करते हैं। इंक्रीज यानी कहने का मतलब है हमारी करंट असेट बढ़ रही है। सेम एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे डेटर्स की बात करती हूँ। करंट असेट में डेटर्स, स्टॉक, कैश, यही चीज आती है, और कैश तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो डेटर्स की बात करें तो डेटर्स यानी जिनसे उधार खरीदा था वो 1 अप्रैल 2019 को हमारे कितने थे, 80,000। ठीक है,
लेकिन एट द एंड, अब एग्जाम्पल दूसरा है, ध्यान रखना, ये इंक्रीज हो रहे हैं। ये इंक्रीज कितने हो गए, 1 लाख हो गए 31 मार्च 2020 को। 1 लाख हो गया, यानी कितने का डिफरेंस, 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, यानी उधार के 20,000 क्या हो गए, ज़्यादा। अब ज़्यादा 20,000 रुपये उधार के हो गए, यानी इनसे हमें कोई इनफ्लो हुआ क्या, नहीं। ऊपर पेमेंट हो गया था इसलिए वो कम हो गए थे, लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं हुआ, उधार में ही चल रहे हैं। तो उधार में ही चल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो इंक्रीज हो रही है उधार में ही चल रही है, तो उसे हमें ऐड करना चाहिए क्या, नहीं। बट जनरली जब हम इसे शो करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी जो 20,000 रुपीज़ के डेटर्स से, ये हमने ये जब सेल शो करी होगी, जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, तब उसमें ये शो कर दिया होगा कि हमने इतने की सेल कर दी। हम क्रेडिट और कैश दोनों सेल को शो कर कर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तब हमने शो करा था कि ये जो 20,000 की है ये हमें मिल चुकी है। बट रियल में जो वो 20,000 है वो कैश तो आया ही नहीं है हमारे पास। तो वो कैश अभी नहीं आया है, उधार में चल रहा है, तो उसे हमें लेना चाहिए क्या नेट प्रॉफिट में, नहीं। और वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। तो ऐसी इंक्रीज हुई करंट असेट को, जो भी इंक्रीज हुई है करंट असेट, उसे हमें क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। तो ये असेट की बात समझ में आई। जब असेट डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, ऐड। और जब असेट इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, लेस। और रीजन पे मैंने बता दी विद एग्जांपल। अब लाइबिलिटीज की बात करेंगे, करंट लाइबिलिटीज की। करंट लाइबिलिटीज जो रहती है वो भी सेम 1 ईयर, विद इन 1 ईयर या 6 मंथ की ड्यूरेशन की ही रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज की बात करूंगी। तो एग्जाम्पल, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स पेबल्स आते हैं, शॉर्ट टर्म अगर कोई है हमारे पास डिपॉजिट्स वगैरह तो वो आते हैं। हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, इसलिए हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही यहाँ पर करंट लाइबिलिटी में शो होंगे। तो करंट लाइबिलिटी में जनरली मैं क्रेडिटर की बात करती हूँ। क्रेडिटर उन्हें कहते हैं जिन पे से हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, यानी नगद नहीं परचेज करते हैं, उधार में परचेज करते हैं। उधार में सामान खरीदा है, पैसे देने का काम नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सेम 1 अप्रैल 2019 में मेरे क्रेडिटर 1 लाख के थे, यानी मैंने 1 लाख रुपए का परचेज किया था, वो भी क्रेडिट यानी उधार पर। एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च 2020 को 18,000 रह गए, 80,000 यानी 20,000 का डिफरेंस आ रहा है माइनस करने पे, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गई करंट लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है 20,000, वो 20,000 के उधार के जो थे वो कम हो गए यानी वो 20,000 को क्या कर दिया होगा, हमने पेमेंट कर दिया होगा कैश में, तभी तो कम हुए ना। नहीं तो यहाँ पे हमको शो करना पड़ता है कि 1 लाख के 1 लाख है, 1 लाख के कम होकर 80,000 रह गए, यानी 20,000 कहाँ गए, 20,000 को पेमेंट कर दिया, इसलिए वो हमारी बुक से गायब करने पड़ गए, हमें हटाने पड़ गए। तो ये जो उधार के थे 20,000 रुपये, इनको हमने पेमेंट कर दिया यानी कैश क्या दे दिया यानी कैश आउटफ्लो हो गया। कैश आउटफ्लो हो गया यानी कैश बाहर गया। अब ये जो कैश बाहर गया है यानी हमारे बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो। तो जो आउटफ्लो होता है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, हमें भी कैश कम करना पड़ेगा। तो हमने जब डिक्रीज होती है करंट लाइबिलिटी तो उसे हम माइनस करते हैं। सेम ऐसे ही इसमें और करंट लाइबिलिटी में बिल्स पेबल में अगर हुआ, एडवांस इनकम में हुआ है, कोई एडवांस इनकम हुई है हमें, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है, जैसे इनकी भी बात, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट इसकी एक्सेप्शन रहेंगे, उनको नहीं लेना है, वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। उसके लिए वो क्योंकि सीसी लिमिट मिलती है हमें तो वो डिफरेंट वे में होगा, इसलिए सिर्फ क्रेडिटर को यहाँ पे देखिए और बिल्स पेबल के बारे में आप बात करें। और कोई एडवांस इनकम हो रही है तो वो करंट लाइबिलिटी में काउंट कर उसे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। डिक्रीज होगा तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो सेम एग्जांपल लेती हूँ मैं कि 1 अप्रैल 2019 को मेरा 1 लाख के क्रेडिटर थे जिनको उधार परचेज किया था। एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च 2020 को वो कितने रह गए, 1,20,000 हो गए, यानी इंक्रीज हो गए।
20,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है, यानी हमने 20,000 के ज़्यादा का उधार में खरीदे हैं, यानी कैश हमारा को इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे उधार में काम चल रहा है, यानी पैसे देने की बातें हो ही नहीं रही है, उधार में देने की बात हो रही है। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट हमने हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट अभी, वो नेट प्रॉफिट में हमने जब परचेस करा तो वहाँ पर उधार और नगद, यानी क्रेडिट और कैश दोनों नेट परचेस को ऐड कर कर ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। तो वहाँ पर तो ऐड है, वहाँ शो हो रहा है कि हमारे पास स्टॉक में शो हो रहा है कि ये प्रॉफिट है, यानी हमारे पास इतने हैं। बट रियल में एक्चुअल में ये होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, तो सेम जो रियल में जो हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमको ऐड कर शो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट को शो करा है ऐड कर क्या हमारे पास 20,000 रुपीज़ जब भी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होगी तो हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को यहाँ तक कैलकुलेट करा। प्लस माइनस करने के बाद आपको कैश जनरेट हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। इसमें फिर आपको दो चीज़ें और करनी है, एक लेस करना है इनकम टैक्स पेड जो किया है, और ऐड करना है इनकम टैक्स रिफंडेड। उसके बाद हमको कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मिल जाएगा। उसके बाद हम उसका भी एडजस्टमेंट कर देंगे, लेस करना है ऐड करना है जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लो। तो ये जो आ जाएगा ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज आइटम। यहाँ पर आपका ये फिनिश होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इससे आप एक सम की प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो मैं आपको एक सम भी शो कर रही हूँ, इस सम को आप करने की कोशिश करेगा, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बताऊंगी। धन्यवाद।